नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र का अंतिम भाग है मलाशय। तो हमने शुरू में पढ़ा था मुंह, उसके बाद में ग्रासनली, फिर ग्रेसिका ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, अब बड़ी आंत के बाद आता है मलाशय, रेक्टम। तो देखिए, मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। गुदानाल मलद्वार यानी एनस के रास्ते बाहर खुलता है। मलाशय पर आकर आहार नाल समाप्त होती हैं। गुदानाल में 2 संवर्णी बही और अंत संवर्णी स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ये संवर्णी पेशियाँ नियंत्रित करती हैं। मतलब इनको नियंत्रण करता है कि आपको ये अवशिष्ट पदार्थ कब निकालना है और कब नहीं निकालना है। इसको ये पेशियाँ होती हैं, इसमें स्फिंक्टर्स संवर्णी, ये इसको नियंत्रित करती हैं। अब आता है पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मनुष्यों में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ, जैसे लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, यकृत, लिवर, अग्नाशय, पैनक्रियाज पाई जाती हैं। तो पहले पढ़ते हैं लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती हैं। मतलब भोजन आप करते हो तब भोजन को लसलसा मतलब चिकना बनाने के लिए जो लार ग्रंथि होती है उसमें से लार उसमें भोजन में मिल जाती हैं। तो लार एक शीर्मी तरल तथा चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करती हैं। जैसे आप गाड़ी में ऑयल देते हैं ना चिकना बनाने के लिए, या आपके फिर गाड़ी के पहियों में आप ग्रीस लगाते हैं, ऑयल देते हैं, उसको मतलब फोरा बनाने के लिए, ताकि उसमें आपका जो धुरा है या एक्सल है वो घिस ना सके। तो भोजन जो चिकना हो जाता है इस श्लेष्मा लुब्रिकेंट के कारण, जिससे कि भोजन आसानी से खिसक जाए, उस आहार नाल में आसानी से खिसक कर डायरेक्ट आमाशय में आ सकें। तो ये लुब्रिकेंट का कार्य करता है। कौन? श्लेष्मा। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन करना। तो लार का मुख्य कार्य क्या है? मुंह में स्टार्च का पाचन करना है। भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों मुख ग्रहिका व जीभ की सफाई करना। ये लार का वो है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे देखिए, ये कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि और अधोजंब ग्रंथि, ये कर्णपूर्व ग्रंथि। तो ये लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजीव ग्रंथि और अधोजंब ग्रंथियाँ। मानव की लार ग्रंथियाँ, पहली है कर्णपूर्व
ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि पैरोटाइड ग्लैंड्स, यह सीरमी तरल का स्राव करता है। सीरमी तरल का स्राव करती हैं तथा गालों में पाई जाती हैं। ठीक है ना, कर्णपूर्व ग्रंथि। दूसरी है अधोजंब ग्रंथि, या अवचिबुकीय लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे तरल तथा श्लेष्मिक स्रावण होता है। तो इससे तरल श्लेष्मिक स्रावण होता है, मतलब चिकना पदार्थ वो स्रावित वो निकलता है। ठीक है, तरल और चिकना पदार्थ जिसका नाम है श्लेष्मिक। तीसरा है अधोजीवा ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्लैंड। यह जीवा के नीचे पाई जाती हैं तथा श्लेष्मिक स्रावण करती हैं। तो ये भी वही श्लेष्मिक चिकना पदार्थ स्रावित करते हैं, अधोजीवा ग्रंथि, जो जीभ के नीचे पाई जाती हैं। अब आती हैं अग्नाशय या पैनक्रियाज। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकागॉन तथा बहिस्रावी अग्नाशयी रस का स्रावण करती हैं। मतलब ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। मतलब ये हार्मोन्स भी स्रावित करती हैं और जो जैसे कुछ ग्रंथियां जूस मतलब रस होता है वो स्रावित करती हैं। तो मतलब ये दोनों मतलब इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन यानी अग्नाशयी रस का स्रावण करती हैं। ठीक है ना, ग्लूकागॉन ये अग्नाशयी रस हैं और इंसुलिन हार्मोन ये दो प्रकार के, मतलब ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। ठीक है ना, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। अगर आपकी परीक्षा में आ जाए कि मिश्रित शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी हैं तो आप बताओगे अग्नाशयी पैनक्रियाज ग्रंथि, जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। ठीक है, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं तथा बहिस्रावी रस का स्रावण भी करती हैं। यह ग्रंथि यकृत, ग्रैसनी तथा तिली से घिरी होती हैं। यह 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती हैं। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। तो ये इसके द्वारा स्रावित एंजाइम किसमें, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। तो रक्त में जो शर्करा होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं कौन, इंसुलिन व ग्लूकागॉन। मतलब अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़। तो कौन से, इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से। तो देखिए ये है अग्नाशयी ग्रंथि, ये आपको जो नज़र आ रही है ना ये अग्नाशयी ग्रंथि है। पैनक्रियाज ये आपका आमाशय है। ठीक है, और ये आपका पित्ताशय और ये यकृत है। ठीक है, और ये संवरणी, मानव यकृत तथा अग्नाशयी। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि ये है। अब आता है यकृत या लीवर। यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है कौन सी, यकृत। तो यकृत आपको जो नज़र आ रहा है ऊपर का वो है। तो यह मध्य पट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है।
तो देखिए ये सारणी है। सारणी 2.1 विभिन्न पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस तथा उनके कार्य। तो देखिए पाचन रस को स्रावित करने वाला अंग या ग्रंथि, तो ये ग्रंथियाँ, तो इससे स्रावित एंजाइम। कार्य जटिल को सरल में कौन सा एंजाइम या किसको करता है, सॉरी, ये कार्य स्थल, मतलब कौन सा अंग ये कार्य करता है। तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में कौन से एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन और एमिलेज कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च या ग्लाइकोजन को छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड व माल्टोस में बदलता है। कौन, टाइलिन और एमिलेज। ये कार्य कहाँ होता है, मुख्य गुहा में। दूसरा है अमाशय या जठर रस। तो इससे क्या, अमाशय में कौन से दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, और केसिन क्या करता है, पेराकेसिन में बदलता है। रेनिन क्या करता है, केसिन को पेराकेसिन में बदलता है। ये कहाँ पे होता है, आमाशय में। अगला है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि है, इसमें एमाइलेज ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में, और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये क्या करता है, प्रोटीन पेप्टाइड एमिनो अम्ल बनाता है। अगला है पांचवा लाइपेज। ये क्या करता है, वसा से मोनोग्लिसराइड ये बसीय अम्ल बनाता है। अगला छठा है न्यूक्लियेजेज। ये डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। तो ये सब प्रोसेस कहाँ होती हैं, छोटी आंत में होती है। ठीक है, ये पैनक्रियाज ग्रंथि में से निकलने वाले एंजाइम में है, और ये इन चीज़ों को इनमें बदलते हैं। ठीक है, और ये सब प्रोसेस कहाँ होती है, छोटी आंत में। नेक्स्ट है आंतरीय रस। माल्टेज, ये माल्टेज किस में बदलता है, ग्लूकोज में। लैक्टोस ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज को ग्लूकोज में। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियेजेज न्यूक्लिय अम्ल व न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में बदलता है। डाइपेप्टाइडेज एमिनो अम्ल में बदलते हैं। फास्फेटेज न्यूक्लियोटाइड में बदलते हैं। तो ये भी सब प्रोसेस छोटी आंत में होती हैं। न्यूक्लियोटाइड किस में, नाइट्रोजन 4 राइबोस में। अगली है यकृत, जो क्या निकलते हैं, पित्त लवण यकृत में, जो वसा को वसीय अम्ल व वसा गोलिका में, ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो ये सारणी थी। तो हम पढ़ रहे थे क्या, यकृत, लीवर, यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यह मध्य पट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। तो देखिए ये चित्र है यकृत का, तो अधिकतम वजन किधर की तरफ नज़र आ रहा है आपको, इस दाईं ओर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ऐसे घूमोगे तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो अधिकतम वजन राइट साइड होता है, मतलब दाईं ओर होता है। सामने से देखने पर यकृत दो भागों यानी दाईं और बाईं पालियों में विभाजित नज़र आता है। अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर दो अतिरिक्त पालियां दिखाई देती हैं। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां, जिन्हें यकृत पालिकाएं
कहा जाता है से निर्मित होती हैं। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती हैं। तो यकृत पालिकाएं ये क्या करती हैं? पित्त का निर्माण करती हैं। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी, उपतंत्र एपेटिक डक्ट सिस्टम तथा पित्त वाहिनी यानी बाइल डक्ट द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। अवतल मतलब यकृत ऐसा होता है तो उसके जो धसा हुआ भाग होता है उसमें स्थित होती हैं क्या? पित्त। देखिए ये चित्र है आपका, उसमें देख लेते हैं। हाँ, तो पित्त ये देखिए इसका ये अवतल इस तरह का है, तो ये अवतल भाग में होता है ये पित्त, ठीक है। तो पित्त कहाँ पे स्थित होता है? यकृत के अवतल में होता है। पित्त यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण या संचय करता है। पित्ताशय क्या करता है? पित्त का भंडारण या संचय करता है। यहाँ से पित्ताशयी नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। अब आता है भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती हैं। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। मतलब आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों, हम अभी देखा था पूरी प्रोसेस पिछले वीडियो में, विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलते हैं वो भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। मतलब उनका पेस्ट बना देते हैं, जटिल से सरल अवस्था में बदल देते हैं। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए, पहला पाचक कार्बोहाइड्रेट पाचक रस, इसमें क्या होते हैं? एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज आदि। ये कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, एमाइलेज, माल्टेज और सुक्रेज आदि। प्रोटीन पाचक क्या होते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि। वसा पाचक लाइपेज होता है और न्यूक्लियेजेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियेजेज, ये इनके क्या पाचक एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को जटिल से सरल अवस्था में बदलने में सहायता करते हैं। भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख में संपादित किया जाता है। लार का श्लेष्म भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकाने में मदद करता है। तो लार में जो श्लेष्म निकलता है, लार, वो भोजन के कणों को चिकना और उन्हें चिपकाने में मदद करता है। मतलब उनको उनकी लुगदी बनाने में सहायता करता है। भोजन अब बोलस के रूप में क्रमांकुचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका में प्रवेश करता है, उसके माध्यम से अवरोधिनी नियंत्रित करती हैं। जठर ग्रसिका अवरोधनी नियंत्रित करती हैं। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन व एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। तो टाइलिन व एमाइलेज मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट जो क्या है स्टार्च में होता है उसका जल अपघटन कर देते हैं। यहीं पे इनका पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, तो कौन सा पोषक पदार्थ मुंह में ही, कौन से पाचक पदार्थ का मुंह में पाचन शुरू हो जाता है? तो आप क्या बताओगे? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं? स्टार्च।
तो स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। आमाशय 3 प्रकार के स्राव, म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आमाशय में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आमाशय में पाए जाते हैं। जब आपको कभी कभार कब्ज हो जाती है तो खट्टी खट्टी डकार आती है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में उपस्थित भोजन होता है तो उसकी वजह से आती हैं। कभी कभार आपको उल्टी होती है तो भी खट्टा महसूस होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं शिशुओं में, जो क्या करते हैं? दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। जो दूध का प्रोटीन होता है उसके पाचन में सहायता करता है। कौन? रेनिन। तो बच्चों में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम, जो क्या दूध में जो प्रोटीन होती हैं उसका पाचन करते हैं। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं, ऑक्सिंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कौन स्रावित करती हैं? ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशियों का संकुचन होता है, उनके द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर कायम का निर्माण करता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है। किसमें? ग्रहणी में या ड्यूडीनम में, है ना। तो सर्वाधिक पाचन ये छोटी आंत का जो शुरुआती पार्ट होता है उसमें ड्यूडीनम कुछ ऐसा ही नाम है, उसमें जिसको कहते हैं ग्रहणी में संपन्न होती हैं। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पित्त लवण तथा आंत्र रस से छोड़े जाते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। पित्त वसा का पायसियन एमोल्सिफिकेशन करता है। यह वसा पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र छिद्रांत और छिद्रांत भाग में अवशोषित किए जाते हैं। तो अग्र छिद्रांत और छिद्रांत भाग में अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है। मतलब ये छिद्रांत और अग्र छिद्रांत में जैसे अवशोषित होते हैं, तो जो अवशोषित होने के बाद जो कोशिकाएं अवशोषित करती हैं, उन कोशिकाओं के माध्यम से इनको रक्त में पहुंचा दिया जाता है। अपाचित तथा अनावशोषित पदार्थ छिद्रांत से बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत का मुख्य काम जल और लवण का अवशोषण तथा शेष रहे पाचित भाग का उत्सर्जन करना होता है। बड़ी आंत में क्या अवशोषण होता है? जल का और लवण का। ठीक है, जल का और लवण का अवशोषण होता है। अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। एक तांत्रिक प्रतिवर्ती न्यूरल रेफ्लेक्स के कारण मलद्वार से मल का विक्षेपण होता है। एक तांत्रिक प्रतिवर्ती न्यूरल रेफ्लेक्स के कारण मलद्वार से मल का विक्षेपण होता है, मल बाहर आता है।
अब आते हैं श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रेस्पायरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन, कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिकाएं पोषक तत्व का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडल O2 का शरीर में प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन परम आवश्यक है। गैसों का यह आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। रक्त O2 गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है। तो रक्त में क्या मिली होती है? ऑक्सीजन। उस गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों में पहुंचाता है ऑक्सीजन, तथा उनके द्वारा उत्पन्न CO2 को अपने अंदर समाहित कर रक्त क्या करता है? CO2 को फिर अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। गैसों CO2 व O2 के इस आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती हैं को श्वसन, रेस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब जो वातावरण की ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करके उसको रक्त में मिलाकर ये विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचता है। फिर उनसे श्वसन के बाद जैसे भोजन का पाचन होता है तो उससे क्या CO2 गैस निकलती हैं। तो CO2 गैस फिर दोबारा रक्त में मिलकर फिर वापस पर्यावरण में मिल जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया कहा जाता है। इस श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले तथा श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में पाए जाने वाले वायु कोष्ठिका, कूपिका, अल्वियोली में पहुंचाया जाता है। कूपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ दी जाती हैं। यह अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती हैं। अब मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र तथा श्वसन मांसपेशी। तो देखिए, ये नासिका है, ये ग्रेसनी, ये लेरिंग्स, श्वास नली, ये फेफड़े हैं और ये श्वसनी ब्रोकाई है। मतलब ये नलिका इन 2 पार्टों में बट जाती हैं। फिर ये बारीक बारीक सी नलिकाओं में, छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाती है। श्वसनिका ब्रोंकियोल है। ये मध्य पट्ट है इसका। श्वसन, मानव श्वसन तंत्र का ये चित्र है। ठीक है। ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रेसनी, स्वरयंत्र, लैरिंक्स कार्य करते हैं। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन? नासिका, मुख, ग्रेसनी, स्वरयंत्र, लैरिंक्स कार्य करते हैं। इसमें क्या है? पहला नासिका, नास। ये पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। ये एक बड़ी गुहा के रूप में होती हैं जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती हैं।
नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासाग्रहणी में खुलता है। नासा गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षांब, शिलिका तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल कण, परागकण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। तो ये जो बाल होते हैं नासिका में, उनके माध्यम से क्या जो छोटे छोटे कण और जो धूल के कण हैं वो इनसे रुक जाते हैं ताकि ये वायु के साथ अंदर प्रवेश ना कर सकें। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट है बी मुख, माउथ। मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने के काम आता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती। तो मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती। तो मतलब जो नासिका से आप श्वास लेते हैं वो वायु ज़्यादा शुद्ध होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से सांस लेते हैं तो नासिका में जो बाल होते हैं और जो झिल्ली होती है उनसे क्या वायु छनकर जाती हैं, जिससे क्या शुद्ध वायु अंदर प्रवेश करती हैं। और मुँह से लेने पर तो डायरेक्ट वो अशुद्ध वायु ही जा पाती हैं, ठीक है ना। तो नासिका से लिया गया श्वास ज़्यादा शुद्ध होता है। नेक्स्ट है ग्रेसनी, फेरिंग्स। फेरिंग्स ग्रेसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहार नली, नासिका गुहा से पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई है। ग्रेसनी को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: नासा ग्रेसनी, नेसोफेरिंग्स, मुख ग्रेसनी, ओरोफेरिंग्स, अधोग्रेसनी या कंठ ग्रेसनी। मतलब जो हमारा कंठ होता है उससे लेकर एक नली तो नासिका में जा रही है, एक नली मतलब हमारे मुंह में जा रही है, तो ये वो ग्रेसनी होती है, ठीक है ना, फेरिंग्स। नासा ग्रेसनी नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाए जाने वाली ग्रेसनी का प्रथम भाग है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रेसनी से होती हुई मुख ग्रेसनी में आती हैं। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रेसनी में प्रवेश करती हैं। मुख ग्रेसनी से वायु कंठ ग्रेसनी से होते हुए एपिग्लोटिस घाटी, एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती हैं। घाटी ढक्कन एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि संरचना होती है। मतलब भाई एक इस तरह का ढक्कन नुमा होता है जो ये घाटी ढक्कन इसको क्या ढक लेता है। मुख ग्रेसनी से वायु कंठ ग्रेसनी से होते हैं। जैसे मुख से जो सांस लेते हैं वो कंठ ग्रेसनी से होते हुए एपिग्लोटिस जो ढक्कन होता है उसकी सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती हैं। घाटी ढक्कन एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि संरचना होती है जो श्वास नली एवं आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करती है। मतलब ये आहार नली पर ये ढक्कन लग जाता है ताकि जो आहार नली से इसमें जो मतलब इनके जो कण हैं वो इसमें नहीं जा सके। मान लीजिए चूँकि ग्रेसनी भोजन निगलने में भी सहायक है, ऐसे में एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए तथा भोजन आहार नली में। मतलब जैसे मान लें आप भोजन कर रहे हैं
और तब भी आपको सांस लेने की ज़रूरत होती है। तो आप जैसे सांस लोगे तो मान लो वो खुला होगा ढक्कन, तो फिर जो खाना खाते हैं वो खाना मतलब श्वास नली में फंस सकता है, तो उससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से जैसे आप श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, तो श्वास नली में हल्का सा थोड़ा सा ढक्कन लग जाता है कुछ टाइम्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए।